नमस्कार। और अब मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज मनोज मनु के हवाले करता हूं मंच इस सेशन के संचालन के लिए। मनोज जी, द फ्लोर इज योर्स। शुक्रिया उदय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम ग्वालियर में मौजूद हैं और ग्वालियर की जमीन से निकले राष्ट्रीय परिदृश्य में संगठन शिल्पी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस मंच से देश प्रदेश को संदेश देंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी क्या कहती है, कृषि मंत्रालय क्या कहता है और वो किस पटल पर अपनी बातों को लेकर जा रहे हैं। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि विभाग मौजूद है, देश का कृषि कल्याण विभाग मौजूद है। आखिर ऐसी कौन कौन सी योजना है जिसके जरिए आप कह सकते हैं कि किसानों को फायदा हुआ है, खेती एक लाभ का धंधा बनने जा रहा है? मनोज जी, एक तो बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम की आयोजना ग्वालियर में की और मेरे लिए भी ये संयोग की बात है कि मैं आज ग्वालियर आया था तो आपके कार्यक्रम में उपस्थित हो सका हूँ जी, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। शुक्रिया। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, यह बहुत ही व्यापक और हमारे देश का प्रधान क्षेत्र है। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि कृषि की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है और जब जब आर्थिक प्रतिकूलता देश के सामने खड़ी हुई तब तब कृषि क्षेत्र ने हिंदुस्तान का साथ दिया। पिछले समय जब कोविड का समय था तो देश की सारी अर्थव्यवस्था थम गई थी। दुनिया के भी स्वचालित कारखाने के पहिए थम गए थे, लेकिन कृषि क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। जब कोविड चरम पर था तो फसल कटाई के लिए खड़ी थी, किसान ने कटाई का काम भी किया, सरकार ने उनको सुविधाएं देने की दृष्टि से निर्णय भी किए, सरकार ने खरीद भी की। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि उसी समय किसान ने अगली जो ग्रीष्म ऋतु की फसल थी उसकी बुवाई के लिए न सिर्फ प्लान किया, गत वर्ष से अधिक बुआई करके बम्पर पैदावार की और उसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिला है। इसलिए स्वाभाविक रूप से बाकी सभी क्षेत्रों पर काम करना आवश्यक है, लेकिन कृषि के क्षेत्र पर सरकारों को ध्यान रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। कृषि क्षेत्र पर सामान्यतः काम पहले से भी होता रहा है, लेकिन समय समय पर हर क्षेत्र के सामने नई नई चुनौतियां खड़ी होती हैं। उन चुनौतियों का समाधान करना, उन पर विजय प्राप्त करना, उस क्षेत्र को गति प्रदान करना, यह सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होता है। कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक तो लंबे समय से कोई रिफॉर्म नहीं हुए थे जी, और दूसरा निजी निवेश के दरवाजे पूरी तरह खुले नहीं थे। आपको ध्यान होगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जीडीपी में 50% योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का था। धीरे धीरे जैसे ही समय चला तो ये योगदान घटता गया और बाकी क्षेत्रों का योगदान बढ़ता गया, क्योंकि बाकी क्षेत्र में दिन प्रतिदिन रिफॉर्म होते रहे, बैंकों का पैसा उसमें जाता रहा, निजी निवेश उसमें लगता रहा, तो सर्विस सेक्टर भी ग्रोथ किया, इंडस्ट्री सेक्टर भी ग्रोथ किया और एग्रीकल्चर का सेक्टर पिछड़ गया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो गांव गरीब किसान उनकी प्राथमिकता पर था
और इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2015 में ये कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी कम से कम दोगुनी हो, इस पर काम करना चाहिए। और इस पर केंद्र सरकार ने भी काम किया, राज्य सरकारों ने भी काम किया, किसानों ने भी परिश्रम किया। इस उद्देश्य को सफल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं भी बनाई, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था भी की। जैसे सीधे सीधे हम देखें तो पहली बार किसान के सम्मान की दृष्टि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाई गई और 6,000 रुपया वार्षिक उसकी आय सहायता हो सके, इसलिए किसान को 6,000 रुपया इस निधि में देना प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक 11.5 करोड़ किसानों को लगभग 2,03,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में जमा किया है। ये अच्छी बात है। तो आप ये मानते हैं कि बाकी के सेक्टर आगे निकल गए और कृषि क्षेत्र पीछे रह गया, तो कृषि कानून अगर लागू हो जाते तो क्या कृषि के क्षेत्र में वाकई किसानों को लाभ मिलता, खेती को लाभ मिलता? ये तो सही है कि अगर कृषि कानून ठीक से लागू हो पाते तो कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आता, क्योंकि कानून में दो ही चीज़ें थी। प्रमुख बात ये थी कि अगर मंडी टैक्स की समाप्ति हो जाए तो एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि उत्पाद बेरोक टोक जा सके। तो कानून सिर्फ मंडी का टैक्स समाप्त करता था, मंडी को समाप्त नहीं करता था, सिर्फ टैक्स को समाप्त करता था। और उसके बाद आमूलचूल परिवर्तन ऐसा भी होता कि अभी किसान को मंडी में भटकना पड़ता है और मंडी में जो बोली लग जाती है उसी पर उसको अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। फिर व्यापारी किसान को ढूंढता हुआ गांव जाता और वो बोलता कि भाई साहब तुम किसी को मत देना, मुझे ही देना, मैं तुमको ये भाव दूंगा जी। ये फर्क निश्चित रूप से उससे आता, लेकिन वो एक परिस्थिति थी, वो वैसे अभी अस्तित्व में नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के किसान मुनाफे में आए, यह समय की आवश्यकता इसलिए है कि नई पीढ़ी भी किसानी की तरफ आकर्षित हो। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एमएसपी को 1.5 गुना किया। आपको ध्यान है कि जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो वाजपेयी जी ने स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था जी। उस आयोग ने काफ़ी अध्ययन किया और उन्होंने 201 रिकमेंडेशन की थी। 201 रिकमेंडेशन पर आज हम 200 पर काम कर रहे हैं। उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि जो एमएसपी घोषित होता है उसमें लागत का असेसमेंट होना चाहिए और लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी घोषित करना चाहिए। तो वाजपेयी जी के समय में वो रिपोर्ट आई नहीं। 2006 में मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे उस समय वो रिपोर्ट सबमिट हुई, लेकिन 2014 तक उस पर काम नहीं किया। मुझे प्रसन्नता है कि मोदी जी ने उस पर काम किया, निर्णय किया और आज एमएसपी 50% मुनाफे के साथ रबी और खरीफ की घोषित की जाती है जी, की जा रही है। चूंकि कृषि है तो पशुधन भी एक बड़ा विषय है और पशुधन को लेकर देश में जैसे कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, वैसे एक वायरस और है जिससे पशुधन को नुकसान हो रहा है, गौ माता को नुकसान हो रहा है। गौ माता जो कि पूजनीय कही जाती हैं, इस वक्त देश में करीब 60,000 गायों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में हो चुकी हैं। क्या इसके लिए सरकार कोई विशेष प्रयास कर रही है? राज्यों से कोई विशेष प्रयास हो रहे हैं? सामान्यतः लंपी स्किन डिसीज ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है जी। और इसके लिए जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं उनको पर्याप्त मात्रा में और तैयार करने के लिए सरकार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने बातचीत की है और जो राज्य जितनी वैक्सीन चाहता है वो वैक्सीन देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये लंपी वायरस को भी रिसर्च करके आईसीआर के हमारे
हिसार इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन बना लिया है जी। और उस वैक्सीन का लॉन्च भी हो गया है। वो वैक्सीन आईसीआर ट्रायल बेसिस पर अभी बना रहा है, लेकिन उसका और विस्तार हो इसके लिए मैंने और हमारे पशुपालन मंत्री जी ने 2 बार अभी आईसीआर और बाकी संबंधित विभागों के साथ बातचीत की है। जैसे ही उस वैक्सीन के विस्तार की सारी अनुमतियां हो जाती हैं तो फिर और इस मामले में हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते। जी, चूंकि आप ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं तो ग्वालियर संभाग का ये सौभाग्य है कि यहाँ से 2 केंद्रीय मंत्री आते हैं। आप लंबे समय से दिल्ली में और केंद्र की सरकार में ग्वालियर के विकास के लिए तमाम योजनाओं के लिए प्रयास करते रहे हैं, कई सारी बड़ी बड़ी योजना लेकर भी आए हैं। लेकिन फिर भी ये माना जाए कि ग्वालियर के विकास के लिए ऐसी कौन कौन सी बड़ी योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ग्वालियर चंबल संभाग को ये कुछ मिलने वाला है जो यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, दरअसल क्या है कि मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ग्वालियर कोई मामूली शहर नहीं है। जी। ग्वालियर अपने आप में गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए ऐतिहासिक शहर है। जी। और ग्वालियर में जो कुछ है उस पर हम सब लोगों को निश्चित रूप से गौरव होना चाहिए। आज ग्वालियर में अगर हम देखेंगे तो शिक्षा की दृष्टि से अनेक संस्थान हैं। दूर दूर तक के लोग शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ म्यूजिक यूनिवर्सिटी है, यहाँ जीवाजी यूनिवर्सिटी है, यहाँ IITM है, IITM है, LNIP है। इतने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ग्वालियर में हैं। ग्वालियर का जो अस्पताल है वो सिर्फ ग्वालियर का ही अस्पताल नहीं है, आसपास के कमांड क्षेत्र, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, राजस्थान का हिस्सा हो, यहाँ से छतरपुर तक का हिस्सा हो, हमारा जे हॉस्पिटल इस पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करने वाला क्षेत्र है।